दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एमएसएमई उद्योग एवं जो जीआई टैग्स हैं प्रमुख, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा एमपी जीके का 18वां लेक्चर है। इसी के साथ ही हम इस वीडियो में जो एमपी जीके की परीक्षाधाम पुस्तक आती है उसका 5th एडिशन है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई उद्योग हैं उनके बारे में। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की जो स्थापना की गई है, निगम की, लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1961 में प्रारंभ उसकी स्थापना की गई और उसका मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। इससे पहले जो वीडियो थी मैं उसमें ये सब चर्चा कर चुका हूँ। तो हम देखेंगे तो क्या रहता है, जो एमएसएमई उद्योग होता है वो आर्थिक विकास के इंजन एवं समान विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से। और हमारे यहाँ पे जो इसके लिए जो विभाग है, निगम तो पहले ही बन गया था, लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना तो पहले ही हो गई थी 1961 में, लेकिन जिसके लिए जो विभाग बना है तो वो कब बना है, 5 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई और उस विभाग का गठन किया गया। साथ में यह मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश ने जो एमएसएमई से संबंधित कुछ प्रयास किए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ। जैसे मध्य प्रदेश ने जो अपनी स्टार्टअप नीति है वो 2022 में लेके आई। और अगर हम बात करें केंद्र में जो स्टार्टअप इंडिया जो मिशन है कब प्रारंभ किया गया था, वो 16 जनवरी 2016 में प्रारंभ किया गया था। उसको पूरे 10 वर्ष प्रारंभ हो गए हैं। मैंने अपने इस चैनल पर उससे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट अपलोड किया है कि हमने हमारा जो स्टार्टअप है उससे क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके साथ में हमने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है जो 2023 में लेके आए हम, मध्य प्रदेश में उद्योग क्रांति योजना 2022 में लेकर आए हम, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हुई जो नीति है वो 2022 में लेके आए, इथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन जो योजना है वो 2021 में लेके आए, और औद्योगिक संवर्धन जो नीति है उसको हम 2025 में लेकर आए हैं। साथ में हमारे राज्य में जो सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें हम जो भी किसी जिले का एक प्रमुख उत्पाद होता है उसको बढ़ावा देने के लिए यह योजना चला रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी सीधे से पेपर में पूछ लिया जाता है, तो हमें ये सब याद करना है। देखो 2022 की कौन कौन सी होगी, नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग क्रांति और स्टार्टअप। इसके 23 की कौन सी होगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। साथ में 2021 की सी होगी इथेनॉल पॉलिसी या योजना, और साथ में उद्योग संवर्धन नीति 2025 में। साथ में मैंने एक करंट अफेयर डिस्कस किया, उसमें मैंने 18 योजनाओं के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर में 18 प्रमुख योजनाएं नीतियां हैं उनको प्रारंभ किया गया। तो आप वो जाके देख सकते हैं। एमपी जीके का मेरे इसमें प्ले लिस्ट में जो एक वीडियो है सेकंड एमपी जीके लेक्चर, उसमें एमपी जीके नहीं एमपी करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। इसी के साथ में जो प्रमुख योजना है उनके बारे में देखें हम कि जो मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना 1 अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई, जो समाज के सभी वर्गों को स्वयं के उद्योग के लिए क्या उपलब्ध कराता है, ये ऋण उपलब्ध कराता है। उसी बाद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। ये भी उसी प्रकार से है, जो सभी वर्गों के लोग हैं उनको क्या करता है, कराता है, ये स्वयं को ऋण उपलब्ध कराता है। साथ में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2017 में प्रारंभ की गई, जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं उनको स्वयं के उद्योग के लिए 50,000 का ऋण उपलब्ध कराता है। साथ में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2018 में प्रारंभ की गई, किसानों के बच्चों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए क्या उपलब्ध करा रहा है, ऋण उपलब्ध करा रहा है। उसके साथ में है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसमें शिक्षित युवाओं को गारंटी के बिना ही, बिना कोलेटरल के आपको क्या दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में एमएसएमई से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार ने वर्ष 2025 को जो उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया गया। कोई तो आपसे पूछ ले 2026 का वर्ष किसके लिए घोषित किया गया है, तो किसान कल्याण वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2026 का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी हमारा 2026 वाला वर्ष भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 30 दिनों में जो स्टार्टअप योर बिजनेस कार्यक्रम, मतलब आपको स्टार्टअप प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो आपको 30 दिन के अंदर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी हमारे मध्य प्रदेश में पॉलिसी लेके आए हुए हैं। इसी के साथ में एमएसएमई जो बिजनेस रिफॉर्म में जो प्लान वर्ष 2025 में राज्यों का आकलन किया गया था, तो जून 2022 में जारी किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश कौन सा था, अचीवर श्रेणी के अंतर्गत आया था। ये एमपीपीएससी में 2023 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट रनर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रंट रनर की भूमिका में मध्य प्रदेश जो एसडीजी इंडिया है उसमें अच्छे से फ्रंट रनर, और हमारा जो है वो 67 पॉइंट है। जो स्कोर है कितना है, 67 है। पहले क्या हुआ करता था, 64 हुआ करता था, 62 हुआ करता था। लेकिन अब जो 64 से आगे जो होते हैं वो क्या होते हैं,
फ्रंट रनर की भूमिका में आते हैं। और अचीवर्स कौन से होते हैं? जो 64 तक रहते हैं और एक सीमा रहती है उसकी मुझे याद नहीं आ रही वो। इसी के साथ में हम देखें तो उद्यम पोर्टल है मार्च 2022 तक, उसमें एक आंकड़ा आ गया कि जो MSME में 97.7 सूक्ष्म, 2.12% लघु और 0.15 मध्यम इकाइयाँ हैं। साथ में 2008 विभागों को सूचित किया गया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2023-24 का था उसमें यह बताया गया था कि MSME में अंतर कितने विभाग हैं? टोटल 208 विभागों को वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से अशोकनगर का जो प्राणपुर शहर है उसको शिल्प हथकरघा गांव के रूप में, मैंने जब हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में उद्योग तो उसमें आपको मैंने ये बताया भी था कि मध्य प्रदेश का जो प्राणपुर चंदेरी में अवस्थित अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है उसको हथकरघा के लिए विकसित किया जा रहा है। और इंदौर में 4 IT सेज की स्थापना की गई है, जिसमें एक सरकारी क्रिस्टल IT पार्क है और 3 निजी सेज जो इन्फोसिस, TCS और इम्पेट्स की द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। तो कोई पूछ ले कि 4 IT पार्क्स कहाँ हैं, सेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे क्या है विशेष रूप से कंपनियों को कर में विशेष छूट प्रदान की जाती है और उनको क्या है एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है जो वहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके। तो 3 तो सरकार निजी हैं और एक सरकारी है। इसी के साथ में इंदौर में टेक्सटाइल पार्क की परिधान की स्थापना की जा रही है और हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रत्न एवं ज्वेलरी पार्क की भी प्रस्तावित है। उज्जैन की जो विक्रम उद्योग नगरी है, उद्योगपुरी क्षेत्र है, उसमें जो है मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना की जा रही है। सब पहले हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश के उद्योगों में, फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेडीमेड गारमेंट जो कॉम्प्लेक्स है वो इंदौर और ग्वालियर दोनों में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ में राज्य में 4 निवेश गलियारे हैं, जैसे भोपाल इंदौर वाला हो गया और भोपाल बीना वाला हो गया, जबलपुर कटनी सतना वाला क्षेत्र हो गया और इधर ऊपर वाला उत्तर वाला क्षेत्र मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना वाले क्षेत्र में बनाए जाएंगे। तो 4 निवेश कॉरिडोर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जनवरी 2023 में भोपाल का जो हवाई अड्डा है वहाँ से क्या प्रारंभ किया गया? जनवरी 2023 से एयर कार्गो प्रारंभ किया गया कि जो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हमें कहाँ से? भोपाल से प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में अधिक उत्तरदायी व टिकाऊ बनाने के लिए मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन चालू किया गया है कि जो लोग यहाँ पर घूमने आए उनको अच्छी सुविधा प्रदान की जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो मिशन प्रारंभ किया गया। साथ में नर्मदापुरम के जो पर्यटन में जो मड़ई है, मड़ई क्षेत्र है, वहाँ पर रेशम उत्पादन केंद्र के रूप में सिल्क टूरिज्म स्पॉट विकसित किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो पचमढ़ी है वहाँ पर सिल्क की मंडी पाई जाती है और अच्छे से सिल्क उद्योग या अनुसंधान के लिए भी कार्य वहाँ किए जा रहे हैं। तो नर्मदापुरम का जो मड़ई क्षेत्र है वहाँ पर रेशम उत्पादन केंद्रों को जो मॉडर्न सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश में उद्योगों से जुड़ी हुई MSME या अन्य उद्योगों से जुड़ी अधोसंरचना के बारे में। तो अधोसंरचना 2 प्रकार की होती है। एक अधोसंरचना होती है भौतिक संरचना और एक होती है सामाजिक अधोसंरचना। तो इसके बारे में करें, जो भौतिक अधोसंरचना होती है उसमें क्या रहता है? ऊर्जा आप अच्छे से प्रोवाइड कराइए, परिवहन अच्छे से होना चाहिए, संचार की सुविधा भी अच्छे से होना चाहिए, सामाजिक में एक शिक्षा का स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा हो और बैंकिंग, क्योंकि लोग लेन देन तो करेंगे तो बैंकिंग सुविधा भी अच्छी होना चाहिए। तो इसी के उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। अधोसंरचना से आशय अर्थव्यवस्था से ढांचे से है, जिसके अंदर विभिन्न जाते हैं ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के बारे में तो देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का जो अक्षय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, उसी के अंतर्गत हमारा 6वां स्थान है। और नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा हुई उसमें मध्य प्रदेश का 4था स्थान आता है और पवन ऊर्जा में 8वां स्थान आता है। और हमारे यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति जो बिजली है वो कितनी है? 1332 किलोवाट। हम जो मान लीजिए मध्य प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है और जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं हम, उसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को 1332 किलोवाट बिजली प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रति वर्ष के रूप में। अब आते हैं हम परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। 30 नवंबर 2024 में जो सड़कों का नेटवर्क, अब तो ये बढ़ के ज़्यादा हो गया है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो इसमें बताया गया है उस तरीके का, आप देख सकते हैं परिवहन वाली वीडियो। तो 80,775 किलोमीटर है, जिसमें 26.20 प्रति किलोमीटर 100 किलोमीटर की अगर क्षेत्र है तो वहाँ पर कितना हमारी सड़कें पाई जा रही हैं? 26.20 किलोमीटर हमारी सड़कें हमारे यहाँ अवस्थित हैं। साथ में 31 दिसंबर 2024 तक रेल पटरियाँ कितनी थी? 5196 किलोमीटर मध्य प्रदेश में थी, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में, 4थे नंबर का। कौन से नंबर का? 4थे नंबर का। और 8 हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट है, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, सतना और दतिया, ये क्षेत्र हमारे यहाँ पे। साथ में PM श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा 1 नवंबर 2025 से राजा भोर जो एयरपोर्ट है भोपाल में उपस्थित, वहाँ से प्रारंभ की गई। अब हम देखते हैं संचार की जो क्या व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो उनके बारे में हम एक बार देखेंगे अच्छे से। तो संचार की हैं तो भारत नेट परियोजना के तहत जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, जिसमें ग्राम पंचायतों को जोड़ना था, उसमें न्यूनतम
जो 100 MBPS की हमें गति मिल रही थी। और इसमें क्या है, हमने अप्रैल 2022 तक 78.51 जो ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर जो वो है उससे हमने जोड़ दिया था। और मध्य प्रदेश में जो 5G की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो महाकाल लोक जो उज्जैन है वहाँ पे सबसे पहले मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत की गई थी। अब शिक्षा के रूप में देख लें हम कि राज्य में प्रति स्कूल औसतन 100 छात्र पंजीकृत हैं, जो एक मतलब स्कूल की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए औसत के रूप में तो 100 छात्र पाए जाते हैं। साथ में 3 नवीन विश्वविद्यालयों का गठन किया गया है, जैसे क्रांति सूर्य टाट्याभील विश्वविद्यालय कहाँ किया गया है, खरगोन में किया गया है। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ किया गया है, गुना में किया गया है। रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय की खोज कहाँ पे स्थापना की गई, सागर में की गई। इस सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें याद करना चाहिए। उसके बाद सुपर 100 योजना के तहत इससे जुड़ी शिक्षा जुड़ी बहुत सी योजनाएं, सुपर 100, प्रखर योजना, CM राइज योजना, प्रतिभाकरण योजना, आकांक्षा योजना और ये शिक्षा से संबंधित योजना है। अब हम बात करें प्रदेश में 370 प्लस CM राइज स्कूलों का संचालन शुरू हो चुका है। CM राइज स्कूलों को अब क्या बोला जाएगा, संदीपनी विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। संदीपनी विद्यालय क्यों जाना जाएगा, जब द्वापर युग था तो श्री कृष्ण और बलराम जो उज्जैन में अवस्थित संदीपनी आश्रम वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए, इसलिए जो CM राइज स्कूल है उनको क्या कहा जाएगा, संदीपनी विद्यालय कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 था उसके तहत मध्य प्रदेश में कुल 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर एवं PHC कितने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1442 और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 348 हैं। इसी के साथ में सिविल हॉस्पिटल्स कितने हैं, जो 161 सिविल हॉस्पिटलों की स्थापना की गई है। और 52 जो जिले, अभी 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 52 जिलों में ही जो नवीन 3 जिले हैं जैसे मऊगंज हुआ, मैयर हुआ, पाडुना हुआ, वहाँ पे इनकी जिला अस्पतालों की अभी स्थापना नहीं की गई क्योंकि ये नवीन 2023 में ही हुए। तो अब आगे भविष्य में इनकी स्थापना हो सकती है जिला अस्पतालों की। तो उसके साथ में वायु गुणवत्ता सूचकांक में मध्य प्रदेश का जो नीमच और मैयर है वो सबसे अच्छी श्रेणी में देखे जाते हैं और जो अन्य में बहुत गिरी हुई श्रेणी है। और 1 जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो उन्मूलन मिशन है। वो सिकल सेल क्या होता है, जो हमारी सेल वैसे तो गोल होती हैं जो ब्लड सेल्स होती हैं, लेकिन क्या होता है सिकल सेल हो जाता है तो हमारी ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति की हो जाती हैं। तो एनीमिया की भी समस्या देखी जाती है, उसके हटाने के लिए 1 जुलाई 2023 में यह मिशन प्रारंभ किया गया, जिसका उन्मूलन हमें 2047 तक करना है, जब तक हमारे देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो हमारे यहाँ लेटेस्ट है, अब 2025-26 का आएगा, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो 2024-25 के अनुसार 33 शेड्यूल वाणिज्य बैंक, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक और उसके बाद में 38 जो DCBs हैं, जो हमारे क्या होता है ये केंद्रीय सहकारी बैंक होती हैं, 8 लघु वित्त बैंक और 1 भुगतान बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ 1 मई 2025 को विलय कर लिया गया। अब इसको क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रीय मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण की संख्या कितनी बची है, अब 1 ही बची है क्योंकि इसका क्या कर दिया, एक दूसरे में विलय कर दिया गया। अब हम आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो IPR है या बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए जो भी अधिकार है, इसमें मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, GI टैक्स के बारे में समझेंगे और इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी वो। तो IPR क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए तो बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें अंदर कोई पेटेंट करवा रहे हैं, कोई हमने खोज की, वैज्ञानिक खोज की तो उसका पेटेंट हो जाता है। अगर हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो उसका कॉपीराइट्स हो जाता है। अगर हम कोई ट्रेड सीक्रेट मतलब व्यापार इस तरीके से अनोखी पद्धति के साथ कर रहे हैं तो वो ट्रेड सीक्रेट हो जाता है। हमने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया किसी मोटरसाइकिल का या किसी उसका, तो वो डिज़ाइन हो जाएगा, उद्योग डिज़ाइन। और उसके बाद किसी भी विशेष क्षेत्र के कोई वस्तु उत्पादित की जा रही है तो उसके लिए GI टैक्स की स्थापना, ऐसे अन्य कई चीज़ें आ जाती है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़े हुए भी IPR होते हैं वो सब। तो हम देखेंगे तो यही है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार किसी कंपनी का निर्माता उसकी रचनाओं को दिए गए अधिकार होते हैं, जिससे क्या वो उससे जो उसने समय लगाया है उसका एक लाभ प्राप्त करे एक निश्चित समय तक। जैसे GI टैक्स के लिए 10 साल होता है, पेटेंट के लिए 20 साल होते हैं, अब बाद में एवरग्रीनिंग कर ली जाती है, पब्लिक डोमेन में चली जाती चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। कॉपीराइट्स विचारों के अभिव्यक्ति, आप कोई पुस्तक लिख रहे हो। पेटेंट आविष्कार नवीनों मशीनों से जुड़ा हुआ। ट्रेडमार्क क्या होता है, व्यवसाय की वस्तु सेवाओं का पृथक करने वाला चिन्ह होता है। ट्रेड सीक्रेट की हम इस पद्धति से इस प्रकार, जैसे कोको कोला है तो ट्रेड सीक्रेट है, वो किसी को नहीं बताते वो फॉर्मूला क्या है। GI टैक्स किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाली वस्तुएं या बनाई जाने वाली वस्तुएं। औद्योगिक डिज़ाइन की आपने कोई भी, जैसे औद्योगिक डिज़ाइन क्या होता है कि कोई भी गाड़ी का मॉडल है, उस मॉडल को औद्योगिक डिज़ाइन के रूप में हम देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं
उनसे जुड़े हुए जो भी एक्ट हैं, जैसे कि पेटेंट से जुड़ा हुआ पेरिस कन्वेंशन 1883 पेटेंट या उद्योग डिजाइन से संबंधित है, उद्योग संपत्ति को संरक्षण प्रदान करता है। और कॉपीराइट से जुड़ा हुआ बर्न कन्वेंशन 1886 में कॉपीराइट से जुड़ा हुआ था। WTO द्वारा 1994 में WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी गेट के स्थान पर। तो वैसी से इसे जो सब कुछ ट्रिप्स के अंतर्गत आने लगा। ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ा हुआ जो भी है वो सब WTO द्वारा किए जाते हैं। तो सुरक्षा प्रदान करता है, विकासशील जो देश हैं उनको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 में लागू हो गया था। उसके बाद में बुडापेस्ट कन्वेंशन, तो सूक्ष्म जीवों के जमाव से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए बुडापेस्ट में 1997 में यह प्रारंभ किया गया था। 1977 में तो पेटेंट प्रक्रिया के तहत ये प्रारंभ किया गया था। अब अपने भारत में जो प्रणाली है पेटेंट से जुड़ी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो पहला कानून है 1856 में अधिनियम आया था, जिसमें आविष्कार को क्या गया संरक्षण प्रदान किया गया। उसी के साथ में 1872 में पेटेंट जो पैटर्न व डिज़ाइन है संरक्षण उसका अधिनियम लेके आए हम। 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डिज़ाइन अधिनियम लेके आए हम। और 1949 में बक्सी टेकचंद समिति के द्वारा पेटेंट जो कानून है उनकी समीक्षा की गई। और उसके बाद में सबसे मुख्य हमारा 1970 वाला तो 20 अप्रैल 1972 में लागू कर दिया गया और समय समय पर इसमें संशोधन कर दिया जाता है। और 2005 में और 2006 में नवीन जो नियम बनाए गए उसमें संशोधन करके उसको लागू किया गया। तो 1970 का मध्य भारत में पेटेंट एक्ट है, यह हमें याद रखना है। इसी के साथ ही अब आगे हम देखें तो जो भारत में मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई कुछ प्रगति हुई है। जैसे 2018 से 2022 तक की हम बात करें तो लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पेटेंट फाइल भारत की जो पेटेंट फाइलिंग है उसमें लगातार वृद्धि देखी गई है, जैसे 10.33% की विश्व के स्तर पर, और मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश का डिजाइन फाइलिंग में 48.2% की वृद्धि देखी गई है और भारत की 12.5% की वृद्धि देखी गई है विश्व के स्तर पर। मध्य प्रदेश द्वारा 21 से लेकर 22 में पेटेंट फाइलिंग 32.37% वृद्धि देखी गई और डिज़ाइन फाइलिंग में 63.9% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2015 में हीरा खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल की भरेवा क्राफ्ट, ग्वालियर का जो पत्थर शिल्प और ग्वालियर का पेपर में से क्राफ्ट, इनको क्या गया GI टैग प्रदान किया गया। एक बार हम सरसरी निगाह से भी देखेंगे कि किस क्षेत्र का कौन कौन सा GI टैग फेमस है। और इसके साथ में अब हम देखें तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे द्वारा और भारत के द्वारा जो पेटेंट दायर किए गए पेटेंट और डिज़ाइन उनके बारे में, जैसे देखिए हम बात करें तो ये तो देश के बारे में आ जाएगा। ये मध्य प्रदेश तो 22-23 में देश के स्तर पर जो पेटेंट फाइल किए गए वो 82,811 थे और मध्य प्रदेश के स्तर पर किए गए तो वो 646 थे। इसी के साथ ही डिज़ाइन के आधार पर करें देश में तो 22,698 थे और मध्य प्रदेश के स्तर पर 441 थे। ये सब जो कार्यालय हमारा पेटेंट कार्यालय उसके आधार से हमने ये रिपोर्ट ली है तो उसके बारे में बताया गया है। अब उसके बाद में ये है कि जो IPR है उनसे जुड़ी हुई कोई संस्था है, बिल्कुल है। 1967 में विपो की स्थापना की गई, वर्ल्ड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यह बौद्धिक संपदा को क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो नीति लेके आए गए थे हम तो उसमें क्या लाया गए थे 2016 में हम लेके आए गए थे। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन भी हमारे द्वारा 8 दिसंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था। उसकी जो नोडल एजेंसी है वो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उसको क्या बोलते हैं DPIIT बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जो उसका है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनल और उसको जो हमारा विभाग है डिपार्टमेंट उसके बारे में पहले इसको दीपम विभाग के नाम से जाना जाता था। ये किसके अंतर्गत आता है और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो IPR आते हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो GI टैक्स के लिए हमारे देश में जो नियम है वो कौन सा है वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 तो उसके 1999 वाला है और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख GI टैक्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले 2004-05 में
जो चंदेरी की साड़ी है अशोकनगर की, जो धूप छाँव साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सी थी? चंदेरी की साड़ी सबसे पहला। उसके बाद चमड़े के खिलौने इंदौर के, बाघ प्रिंट इंदौर का, खत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। जो बेल मेटल बियर्स हैं ये दतिया व टीकमगढ़ के बहुत फेमस है। महेश्वर की साड़ियाँ थी जिन्हें रानी अहिल्याबाई द्वारा वहाँ पे हथकरघा की स्थापना की गई थी। और उसके साथ में रतलामी सेव 2014-15 में नारंगी जो नागपुर व छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, किन्नू, उनको जीआई टैक्स प्रदान किया गया था। फिर 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गा है, उसको आप एक बात देखिएगा, ये लेके लगभग 14 वर्षों में लगभग 8 ही पेटेंट फाइल किए गए हैं और पिछले 6 वर्षों में लगभग 19 पेटेंट फाइल कर दिए, वो जीआई टैग्स फाइल कर दिए गए हैं। तो आप वृद्धि देख सकते हो कि हम कितने अवेयर हो रहे हैं अपने जीआई टैगों से। तो उसके बारे में भी एक चीज़ देख रही है। चिन्नौर चावल बालाघाट का एक कृषि में पहला था, कोई पूछ ले कृषि में कौन सा था, 2021 में चिन्नौर चावल को ये MPPSC में पूछा भी गया था, जो उस समय जी घोषित किया गया था। महोबा का 10 बारी जो पान है वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 2023 में मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया। पत्थर शिल्प जबलपुर की जो भेड़ाघाट है उसको प्रदान किया गया। साथ में जो गौड़ी चित्रा है तो और लोह शिल्प है, ये दोनों को अंगरिया से संबंधित है। ये भी जो गौंडी चित्रकला है गौंडी से संबंधित है। जो जनगढ़ श्याम है उनसे उनके द्वारा जो पाटन गांव है डंडोरी का, वहाँ पे ये बनाई जाती है मुख्य रूप से। उसके साथ में हम 2023 की और बात करें तो ग्वालियर की कालीन हुई, 12 सिवनी साड़ी, नाम 12 सिवनी है लेकिन है कहाँ की है? बालाघाट की है। सरबती जो गेहूँ है विदिशा व सीहोर का, उसको भी जीआई टैग मिला है। वाटिका प्रिंट है कहाँ का? उज्जैन का, उसको भी मिला है। और सुंदर रजा आम है 2021 में, 2023 में, उसको भी उस समय पर जीआई टैग प्रदान किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रियावन जो लहसुन है तो जावरा रतलाम में होता है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद जो काठिया गेहूँ होता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। लेकिन 2025 में जो मुख्य जो दिए गए जैसे जब हीरा है पन्ने का, उसको दिया गया। और उसके अंदर छतरपुर का फर्नीचर और खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जो भरेवा क्राफ्ट है, जो भरेवा मेटल क्राफ्ट है बैतूल की, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ग्वालियर पत्थर शिल्प और उसके बाद ग्वालियर पेपर मैस क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में एक मैप के माध्यम से बताया गया है कि कौन से क्षेत्र का कौन कौन सा वो फेमस है। तो हम देखें एक बार सरसरी नगर से रिवीजन कर लेते हैं कि मुरैना की गजक हो गई, उस ग्वालियर का जो पत्थर शिल्प पेपर मैसे क्राफ्ट, और ग्वालियर कॉटन हो गया। बेल मेटल हो गई हमारी दतिया की और टीकमगढ़ की। खजुराहो स्टोन छतरपुर फर्नीचर ये छतरपुर के हो गए। सुंदर रजा आम रीवा का हो गया। और साथ में हीरा कहाँ का हो गया? पन्ना का हो गया। और डंडोरी है वहाँ की गौड़ी चित्रकला और लोहा शिल्प हो गए। साथ में चिन्नौर चावल और 12 सिवनी साड़ी, ये हमारी कहाँ की हो गई? ये हमारी बालाघाट की हो गई। और जो नारंगी है नागपुरी नारंगी, ये छिंदवाड़ा का हो गया। बरेवा मेटल क्राफ्ट बैतूल की हो गई। महेश्वर की साड़ी हो गई। और कड़कनाथ झाहुआ का हो गया। रियामन लहसुन रतलामी सेव हमारे रतलाम के हो गए। वाटिका प्रिंट उज्जैन की हो गई। इंदौर चमड़े के खिलौने हो गए। सरबती गेहूँ सीहोर का और विदिशा का हो गया। चंदेरी साड़ी हमारी अशोकनगर की हो गई। और उसके बाद में जो पत्थर शिल्प है वो हमारी जबलपुर की हो गई। यह मध्य प्रदेश के 27 जीआई टैग्स हैं अभी तक वर्तमान में। मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी 2026 में। तो वहाँ तक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, और ये आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा लोगो है उसमें क्या वाक्य है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसका क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजरी ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इसके बारे में भी याद रखना। कभी ये लोगो भी पूछ लिया जाता है, उसमें कौन से वर्ड की बात की? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी एग्ज़ाम है आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।